तो चलिए आज बात करते हैं पाल साम्राज्य की। एक ऐसी ताकत जिसने सदियों तक पूर्वी भारत पर राज किया, लेकिन जिनकी असली विरासत ना वो राजनीति के गलियारों में नहीं बल्कि पत्थर और कांसे में गड़ी गई है। ये सवाल बहुत गहरा है ना। देखिए, सियासी ताकत तो आती जाती रहती है, लहरों की तरह। पर कुछ चीजें होती हैं जो वक्त की मार झेल जाती हैं। पालों के लिए उनकी लड़ाइयां और जीत शायद इतिहास की किताबों में कुछ पन्नों तक ही सिमट गई हैं, लेकिन उनकी कला, ओह, उनकी कला एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा लंबी कहानी कहती है। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था। बंगाल के इलाके में ना भयंकर राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। इसे मत्स्य न्याय कहा जाता था। मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, बस अराजकता थी और एक स्थिरता की सख्त जरूरत थी। और इसी अराजकता के बीच से उदय हुआ पाल वंश का, जिसने लगभग 400 सालों तक राज किया। सोचिए, 400 साल। ये कहानी शुरू होती है करीब 750 ईस्वी में, 9वीं सदी के आते आते अपने चरम पर पहुंचती है और फिर धीरे धीरे 12वीं सदी तक इसका अंत हो जाता है। इस राजवंश की नींव रखी थी गोपाल ने। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, उन्हें ये सिंहासन विरासत में नहीं मिला था। उस दौर की अफरा तफरी को खत्म करने के लिए इलाके के बड़े बड़े लोगों ने मिलकर उन्हें अपना राजा चुना। मतलब एक तरह से ये एक लोकतांत्रिक शुरुआत थी, एक ऐसे राजवंश की जो करीब 18 पीढ़ियों तक चला। अच्छा, साम्राज्य तो स्थापित हो गया, लेकिन अब पालों को अपनी ताकत साबित करनी थी। और उस समय उत्तरी भारत में अपनी धाक जमाने का मतलब था एक बहुत बड़े संघर्ष का हिस्सा बनना। इतिहास में इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ये कन्नौज शहर के लिए 3 तरफा लड़ाई थी। देखिए, कन्नौज पर जिसका कब्जा होता, माना जाता था कि उत्तरी भारत पर उसी का राज है। ये उस जमाने का सबसे बड़ा इनाम था। तो इस लड़ाई में 3 बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ पूर्व से पाल, दूसरी तरफ पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार और फिर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रकूट। ये शक्ति, सम्मान और जमीन के लिए एक जबरदस्त टकराव था। धर्मपाल और देवपाल जैसे महान राजाओं के दौर में पालों ने इस संघर्ष में अपना लोहा मनवाया। उन्होंने बंगाल को उत्तरी भारत की एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बना दिया। और यही स्थिरता, यही ताकत उनकी सबसे बड़ी देन की नींव रखने वाली थी। अब यहाँ से कहानी का रुख पलटता है और ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जब शासक लड़ाइयाँ नहीं लड़ रहे थे तो वे कुछ ऐसा बना रहे थे जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला था। अब हम पाल कला के सुनहरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। ये खूबसूरत लाइन नालंदा के एक शिलालेख से ली गई है जो सोमपुरा महाविहार के लिए कही गई थी। जगतम नेत्रेक विश्राम भू, मतलब एक ऐसी रचना जो दुनिया की आंखों को सुकून दे। ये लाइन उस खूबसूरती और भव्यता को बयां करती थी जिसे पाल राजा बढ़ावा दे रहे थे। उनकी कला का जादू 4 मुख्य क्षेत्रों में दिखा। एक तो विशाल विहार या मठ बनाने में, दूसरा मूर्तिकला की एक बिल्कुल नई शैली गढ़ने में, तीसरा टेराकोटा की आम लोगों की कला में, और चौथा बहुत ही बारीक पांडुलिपि चित्रकला में। वास्तुकला की बात करें तो सोमपुरा महाविहार उनकी सबसे बड़ी शान था। धर्मपाल ने इसे बनवाया था और ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा बौद्ध विहार था, ज्ञान और धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र। इसका डिजाइन इतना प्रभावशाली था कि इसका असर म्यांमार और इंडोनेशिया तक की वास्तुकला पर पड़ा। लेकिन अगर कोई एक चीज है जो पाल कला की असली पहचान है, तो वो है उनकी मूर्तिकला। उन्होंने पत्थर को तराशने के तरीके में जैसे एक क्रांति ही ला दी। उन्होंने पहले से चली आ रही गुप्त शैली को आधार बनाया, पर उससे एक नई दिशा दी। गुप्त कला में जहाँ एक मजबूती और ठहराव दिखता है, वहीं पाल मूर्तियाँ ज्यादा पतली, लंबी और बहुत सुंदर थीं। ये सिर्फ बनावट का फर्क नहीं था, ये सोच का भी फर्क था, जिसमें बौद्ध धर्म की कोमलता और आध्यात्मिकता को पत्थर में उतारा गया। इससे एक नई कलात्मक भाषा का जन्म हुआ, जिसे हम पाल स्कूल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट के नाम से जानते हैं। उनकी शैली को पहचानना बहुत आसान है। वो राजमहल की पहाड़ियों के सुंदर काले बिसाल्ट पत्थर का इस्तेमाल करते थे, जिससे बहुत बारीक नक्काशी की जा सकती थी। उनकी मूर्तियों में देवी देवताओं को दिखाया गया है, जिनके गहने बहुत बारीक हैं और वो अक्सर कमल के आसन पर बैठे होते हैं। ये खूबसूरती, बारीकी और आध्यात्मिकता का एक गजब का मेल है। और इस कला के पीछे असली कलाकार थे तिब्बती इतिहासकार
तारानाथ हमें धीमान और उनके बेटे बिटोपाल के बारे में बताते हैं। ये वो दो महान कलाकार थे जिन्होंने धर्मपाल और देवपाल के समय में इस नई शैली को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे उस सुनहरे दौर के चेहरे थे। वे सिर्फ पत्थर के ही जादूगर नहीं थे। पाल कारीगरों ने लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल करके कांसे की भी शानदार मूर्तियां बनाईं। ये एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। पहले मोम का मॉडल बनता है, उस पर मिट्टी का लेप होता है, फिर मोम को पिघलाकर बाहर निकाला जाता है और उसकी जगह पिघली हुई धातु भर दी जाती है। ये उस समय की तकनीकी महारत का बेहतरीन सबूत है। और यही बात हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर ले आती है। साम्राज्य हमेशा नहीं रहते। वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आखिर में खत्म हो ही जाते हैं। और पाल भी इसके अपवाद नहीं थे। अंदरूनी झगड़ों और बाहरी हमलों की वजह से साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। आखिरी पाल राजा मदन पाल के समय तक पाल शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी और 400 साल का शासन समाप्त हो गया। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, उनकी कला खत्म नहीं हुई, बल्कि उसकी यात्रा तो बस शुरू ही हो रही थी। पाल साम्राज्य का राजनीतिक नक्शा तो बंगाल और बिहार तक ही सिमटा था, पर उनकी कला की कोई सरहद नहीं थी। इसने नेपाल और तिब्बत की कला को गहराई से प्रभावित किया। इसका असर श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार तक महसूस किया गया। ये नक्शा इस बात को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। राजनीतिक सीमाओं के मिट जाने के सदियों बाद भी पालों की बनाई कलात्मक भाषा जिंदा रही, आगे बढ़ी और पूरे एशिया में कला को प्रेरित करती रही। उनकी सांस्कृतिक विरासत उनकी राजनीतिक विरासत से कहीं ज्यादा बड़ी और स्थायी साबित हुई। तो जब एक साम्राज्य मिट जाता है तो क्या बचता है? पालों के मामले में जवाब है उनकी कला। उनकी मूर्तियां और इमारतें उनकी सोच और हुनर की गवाह बनकर आज भी खड़ी हैं। ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज से सैकड़ों साल बाद जब लोग हमारे दौर को देखेंगे तो उन्हें क्या याद रहेगा? हमारी विरासत क्या होगी?